बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में बफर सॉल्यूशन को कवर करेंगे। अब मैंने जो आपको एंटी टेस्ट का एक प्लान दिया हुआ है कि आपने एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन कैसे करनी है, वो वेरी सिंपल। वो ये है कि आपने सबसे पहले ये जो मेरा लेक्चर है जो आज मैं देने जा रहा हूं, आपने इस लेक्चर में ये दोनों टॉपिक्स जो हैं इनको बड़ी तवज्जो से सुनना है। मैं किन किन पॉइंट्स को फोकस कर रहा हूं, मैं ये जो लेक्चर प्रिपेयर करता हूं ना, इसमें आपको जो प्रीवियस एंटी टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन सब को मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा होता हूं। मैं आपको चीजें पढ़ा नहीं सिखाने के चक्कर में होता हूं। एक तो आपने ये पूरे का पूरा लेक्चर सुनने के बाद इसको राइट डाउन करना है, खुद लिखना है, अपने कंसेप्ट खुद डेवलप करने हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करने। उसके बाद मैंने आपको ये वाक ईटीबी सीरीज, इसमें जो केमिस्ट्री की बुक है, मैंने आप सबसे लोगों से कहा हुआ है कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए, आप ये नई बुक्स ये लेनी है। और अब आप इस बुक पे जाएंगे जहां पे ये केमिकल इक्विलिब्रियम का यूनिट है, यहां जाके बफर सॉल्यूशन, उसके ये तकरीबन 1.5 पेजेस, और फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसके ये 2, और फिर ये एक और पेज। आपने इन तमाम पेजेस को लाइन बाय लाइन स्टडी करना है, इनके अंदर छुपे हुए कॉन्सेप्ट उनको देखना है। ये जो बुक है ना, मैंने पहले भी आपसे कहा, ये बहुत सारी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। ये मोर देन 20 बुक्स जिनसे आपका एमडी कैट का पेपर बनता है ना, ये उनका कॉम्बिनेशन है। ये करने के बाद अब आपने इसके एंड पे ये जो एक्सरसाइज है, आपने इस एक्सरसाइज को और फिर ये जो कंसेप्चुअल लर्निंग क्वेश्चंस है, आपने इनको अपने तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और फिर आप एंड पे इनके आंसर और आंसर के साथ ही साथ आप उनकी एक्सप्लेनेशन को देख लें, क्या आपने ऐसा ही किया है। अगर ऐसा किया तो इसका मतलब है ये आपका पहला मरहला, आपने लेक्चर सारा सुनना है। दूसरा मरहला, आपने बुक से साथ ही साथ आपके पास जो अपने प्रोविंस की बुक है, यानी अगर पंजाब वाले हैं तो उनके पास पीटीबी, सिंध वाले के पास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, बलूचिस्तान केपीके व्हाटएवर, और जो फेडरल में उनके पास फेडरल, अपने जो बोर्ड है, अपना जो प्रोविंस है, उसकी जो टेक्स्ट बुक है आप उसको रीड आउट करेंगे, ये दोनों टॉपिक वहां से। और फिर आपने फेडरल बुक से भी इन दोनों टॉपिक्स को स्टडी करना है। ये आपका पूरे के पूरे स्टडी करने के बाद कोई एडिशनल चीज, कोई नई चीज, कोई अनोखी चीज जो अलग से चीज है, अगर उन बुक्स में भी आपको मिलती है, उनको भी अपने नोट्स का जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनका हिस्सा बना लें। और उसके बाद आपने इसी बुक में एंड पे एक टेस्ट सेशन, एमडी का टेस्ट सेशन, उसमें ये जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम वाला, इसका टेस्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और खुद अपने। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास अदर सोर्सेज है, किसी इंस्टीट्यूशन से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। मकसद सिर्फ एक है कि आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। आए डॉक्टर बनने के इस अमल में मैं आपके साथ हूं। अल्लाह ताला ने जितना मुझे अकल दिया, जितना शऊर दिया, जितनी हिम्मत दी और जितना इल्म दिया, वो सारा मेरे पास आपकी अमानत है। और मैं इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के जरिए मैं आप तक वो पहुंचाता रहूंगा। और मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि इल्म बढ़ाने के, रोशनी फैलाने के इस अमल में आप मेरा साथ देंगे, और आप मेरा साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस अमल को कहीं रुकने नहीं देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। आज हम आगाज करते हैं बफर सॉल्यूशन से। बफर सॉल्यूशन में ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बफर के मीनिंग आने चाहिए कि बफर का मतलब क्या है। बफर का मतलब होता है, उर्दू में अगर मैं लिखता हूं, धचका बर्दाश्त करने वाला। धचका बर्दाश्त यानी जिसको थोड़ा सा कोई झटका वगैरह, धचका कह लो, या मैं एक और लफ्ज बोल देता हूं, मैं कहता हूं झटका या धचका बर्दाश्त करने वाला। यानी अगर कोई भी धचका वगैरह लगता है तो वो उसको, जैसे ये गाड़ियों में स्प्रिंग लगे होते हैं ना, वो स्प्रिंग जो शॉक्स, वो जो भी झटका वगैरह लगता है ना, वो उसको अब्सॉर्ब करते हैं। इस तरह ये जो फ्रेजाइल, जो बड़े नाजुक मटेरियल, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, उसमें भी उनके गिर्द वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें लगा दी जाती हैं ताकि ये रास्ते में ब्रेक डाउन, ये टूटे ना। तो उन चीजों को हम कहते हैं बफर। अब केमिस्ट्री में बफर क्या है? बफर सॉल्यूशन। अच्छा, बफर सॉल्यूशन भी हम इन्हें कहते हैं, हम इन्हें बफर्स भी कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, और डेफिनेशन के अंदर छुपे हुए जो कंसेप्ट हैं उसको हम देखते हैं। बफर सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट
which resist या a solution which resists the change in its pH when a small amount of an acid or a base is added. अच्छा लर्नर वो है जो बात को समझने के बाद वही बात आगे किसी को बता भी सके। तो आज आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच, जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। लफ्ज रेजिस्ट इस पे भी हम फोकस करें। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस इज एडेड। अच्छा, ये दो बातें हैं, एक ये लफ्ज स्मॉल अमाउंट, इसको स्मॉल अमाउंट, ये दो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास ये एक बफर सॉल्यूशन है, ये मेरे पास कंटेनर, इसमें मैं ना एक बफर सॉल्यूशन ले लेता हूं। ये बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन। अच्छा, मैं फर्ज करता हूं इस बफर सॉल्यूशन की पीएच फर्ज कर रहा हूं 4.82 है, एसिडिक बफर है। अच्छा, ये आपने लिया कितना है? मैंने ये 1 लीटर लिया है। मेरे पास ना एक और सॉल्यूशन है, वो बफर नहीं है, वो नॉन बफर है। ये एक और सॉल्यूशन है, ये बफर नहीं है, ये नॉन बफर है, नॉन बफर सॉल्यूशन, ये नॉन बफर है। अच्छा, ये जो नॉन बफर सॉल्यूशन है, मैं फर्ज कर रहा हूं इसकी पीएच भी 4.82 है, और ये भी मैंने 1 लीटर लिया है, 1 लीटर। ये दो बातें, यानी मैंने दो सॉल्यूशन लिए। मैं आपको ना बफर सॉल्यूशन के बारे में ये अल्फाज बताना चाह रहा हूं। तो ये मेरे पास है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ये वाला जो है, इसके अंदर मैंने 0.01 मोलर NaOH ऐड किया। ये तो उसकी कंसंट्रेशन आ गई ना, मोलैरिटी आ गई। कितना ऐड किया? चंद कतरे, स्मॉल अमाउंट, चंद कतरे। और इसमें भी मैंने ना 0.01 मोलर NaOH ऐड किया। यानी ये जो मैं बेस ऐड कर रहा हूं, बेस की कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ सेम है, और ये भी मैंने क्या किया? चंद कतरे। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको, मैं 0.01 से ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बेस ऐड भी नहीं कर सकता वो, और चंद कतरे से ज्यादा मैं ऐड भी नहीं कर सकता। ये मेरी मजबूरी है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस, ये भी मेरी मजबूरी है। बहुत वीक एसिड होना चाहिए, यानी है तो NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, मोलैरिटी कम होनी चाहिए, और चंद कतरे आपने डाले। अच्छा, अब जब आपको पता है जब बेस को हम ऐड करते तो बेस जो है वो पीएच को इंक्रीज करता है। अब इसकी जो पीएच है ये बढ़कर सपोज 4.84 हो गई। कब बड़ी? जब आपने ये जो चेंज आ रही है ना, दिस वन इज अ वेरी स्मॉल चेंज। कितनी चेंज आई है? 0.02 की चेंज आई। ये जो इतनी चेंज है ना, इसको हम कहते हैं दिस वन इज अ स्मॉल चेंज इन पीएच, दिस वन इज अ टॉलरेबल चेंज। अब इसके बरक्स अगर आप इधर आते हैं तो इसमें आपने इसकी पीएच जो है ना वो इससे बढ़कर सपोज ये हो गई जी 5.84। अब मैं कहता हूं ये कितनी चेंज आई? वो कहते हैं जी ये चेंज 1.02 आई है, और ये जो चेंज आई है ये इसके मुकाबले में बहुत बड़ी चेंज है। अब बफर सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, मैंने ये नहीं कहा कि बफर सॉल्यूशन में अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसकी पीएच चेंज नहीं होती ना। मैंने कहा चेंज होती है, लेकिन ये चेंज बहुत स्मॉल चेंज है, टॉलरेबल चेंज है। ये चेंज इस सॉल्यूशन की कंपोजिशन उसको डिस्टर्ब नहीं करती। ये चेंज इस सॉल्यूशन को इसको डिस्ट्रॉय नहीं करती। और जो सॉल्यूशन बफर नहीं है उसमें भी आपने उतना ही बेस डाला, उतनी ही स्ट्रेंथ वाला बेस डाला, लेकिन उसकी पीएच में अ ह्यूज चेंज, बहुत बड़ी चेंज आ गई। तो हम क्या कहते हैं कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज, जो अपनी पीएच में
पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। अब कौन सी चीजें हैं जो पीएच को डिस्टर्ब करती है? वो दो चीजें आपको पता है। एक, अगर आप बेस डालते हैं तो बेस इसमें जाकर OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, और अगर आप इसमें एसिड डालते हैं तो एसिड इसमें जाकर H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। ये जो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव है, जब ये सॉल्यूशन में आते हैं, दे आल्टर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि बफर सॉल्यूशन जो है वो इन OH नेगेटिव या H पॉजिटिव इनको अकोमोडेट करते हैं, इनको पीएच डिस्टर्ब नहीं करने देते, अगर होते भी है तो ना होने के बराबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट बफर सॉल्यूशन के बारे में। यू में से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। पहली बात, बफर सॉल्यूशन जो है ना, बफर सॉल्यूशन इट हैज अ डेफिनेट पीएच। इसकी मखसूस पीएच होती है, मखसूस पीएच। तो डेफिनेट पीएच, हर एक बफर की अपनी अपनी पीएच होती है। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है कि जो बफर सॉल्यूशन है ना, इस पीएच रिमेन्स कांस्टेंट या डज नॉट चेंज कब? ऑन फर्दर डाइल्यूशन। अगर आप इसमें मजीद पानी डालते जाएं, ऑन फर्दर डाइल्यूशन, मजीद डाइल्यूट करते जाएंगे, इस पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ा। या स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए पड़ा रहने देंगे तो इसकी पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शर्त है कि आपने जिस कंटेनर में इसको रखा है ना, वो जो कंटेनर है उसकी वाल्स, उसका मटेरियल इस बफर में मिक्स ना हो। और दूसरी बात, वो ओपन कंटेनर ना हो, क्योंकि अगर ओपन होगा तो हवा में मौजूद जो एसिडिक गैसेस हैं या बेसिक गैसेस, वो उसके अंदर उस बफर सॉल्यूशन में ऐड होती जाएंगी, और एक वक्त आएगा कि उसकी पीएच वो टॉलरेबल रेंज से बाहर चली जाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तीसरी बात, बफर सॉल्यूशन जो है, एक हम कहते हैं बफर टेम्परेचर चेंज करने से बफर सॉल्यूशन की पीएच अफेक्ट होती है। पीएच ऑफ बफर चेंजेस या अफेक्ट बाय चेंज इन टेम्परेचर। एक और पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या, ये जो बफर है ना, इनकी पीएच जो बेहतरीन, जो अफेक्टिव बफर्स हैं, मैं लफ्ज बोल रहा हूं अफेक्टिव बफर की पीएच जो है, अफेक्टिव बफर्स इनकी पीएच जो है ना, वो 3 to 11 की रेंज में होती है। 3 to 11, ये अफेक्टिव बफर की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अ बेस क्या करेगा? इट स्लाइट चेंज इन पीएच, थोड़ी ऐसी चेंज तो होती है। टाइप्स पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ बफर की ना, बेसिकली हम तो कहते हैं ना दो टाइप्स। एक हम कहते हैं जी हमारे पास हैं ये एसिडिक बफर्स, एक हम कहते हैं जी ये हमारे पास बेसिक बफर्स हैं। ओके, एसिडिक बफर, बेसिक बफर्स। एक हम कहते हैं जी ये हमारे पास सॉल्ट बफर्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो ही टारगेट करूंगा। मैं टारगेट करूंगा एसिडिक बफर और बेसिक बफर, सॉल्ट वाले की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा, एक और तरह से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, वो वाला कैसे? एक होते हैं आपके पास सिंपल बफर्स, सिंपल बफर्स। एक होते हैं आपके पास मिक्स्ड बफर वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक बफर इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बफर है। मैं ना अब आपके सामने एसिडिक और बेसिक बफर, इन दोनों में डिफरेंशिएट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए अब इसको देखें। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास एसिडिक और बेसिक बफर में डिफरेंस। पहली बात, एसिडिक बफर को एसिडिक बफर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी पीएच 7 से कम है। पहली बात, देयर पीएच इज लेस देन 7। हम यूं लिखते हैं कि ये जो इनकी पीएच है ना,
वो 7 से कम है। ये शॉर्ट में तो यूं लिखते हैं, तो ये तो मैं आपके लिए लिख रहा होता हूं ना, ताकि आपको बात आसानी से डाइजेस्ट हो सके। और दूसरा, इनकी जो पीएच है, पीएच इज मोर देन 7, यानी मैं कह सकता हूं कि इनकी जो पीएच है दैट इज मोर देन 7 से ज्यादा। पहला तो ये पॉइंट, ये इनके मीनिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, एसिडिक बफर कैसे बनते हैं, पहले हम आसान आसान बातें करेंगे। एसिडिक बफर बनते हैं दो चीजों के कॉम्बिनेशन से। आप ना ये कंटेनर लें, इसमें दो कंपाउंड डालें, दो एक आ गया नंबर 1 पे, आप इसमें कोई वीक एसिड डालें, वीक एसिड। सपोज यू हैव एसिटिक एसिड, दिस वन इज अ वीक एसिड। यू हैव कार्बोनिक एसिड H2CO3, दिस इज यू हैव फॉर्मिक एसिड HCOOH। ये वीक एसिड्स है, ये वीक एसिड है। कोई इसमें से एक, मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूं, आप एसिटिक एसिड इसमें डाल दें, इट्स ओके। पहली तो चीज ये होगी। दूसरा और क्या हमने इसमें ऐड करना, और दूसरी चीज जो आपने डाल ये वीक एसिड आ गया, ये पहली बात। दूसरी जो चीज इसमें आपने डालनी है वो सॉल्ट डालना है। कोई भी सॉल्ट डाल दो, ना ना ना, आपने वो सॉल्ट स्पेशली प्रिपेयर करना है। आपने यही वीक एसिड लेकर, सपोज एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ले लिया, कुछ एसिटिक एसिड इसमें डाल दो, जो बाकी एसिटिक एसिड बचा है ना, उसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा के सॉल्ट बनाओ। यानी मैं एसिटिक एसिड इधर डाला, कुछ एसिटिक एसिड मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, सोडियम एसीटेट बना। वो जो सोडियम एसीटेट है, दैट वन इज अ सॉल्ट, किसका, दैट इज अ सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब वो मैं इस केस में क्या लूंगा, इस केस में मेरे पास वो आ गया CH3COONA। इसका मतलब है मैंने दो चीजें इसमें डाली हैं। मैंने इसमें एसिटिक एसिड को डाला है, मैंने इसमें सोडियम एसीटेट को डाला है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मेरे पास जो बना, दिस वन इज द एसिडिक बफर। अब इसको आप क्या कहेंगे, एन एसिडिक बफर इज फाउंड बाय मिक्सिंग टुगेदर अ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, बात ये नहीं है, बात इसके अंदर छुपा हुआ एक कॉन्सेप्ट। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मैं समझूंगा मेरी ये कोशिश काम आ गई। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आपके पास ना, पहले मैं एक छोटी सी बात आप तक पहुंचाता हूं। ये आपके पास है एसिटिक एसिड CH3COOH। जब ये एक प्रोटॉन देता है ना H पॉजिटिव, अब ये बन गया एसीटेट आयन CH3COO-। एसिटिक एसिड एसीटेट आयन, एसीटेट आयन प्रोटॉन लेता है तो इट विल कन्वर्ट्स इनटू एसिटिक एसिड। अब ये दो स्पीशीज हैं जिसको आप एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन कहते हैं। इन दोनों स्पीशीज में जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस वो प्रोटॉन का है। वो दो स्पीशीज जिसमें प्रोटॉन का डिफरेंस हो, ये एक एमसीक्यू भी आपको बता रहा हूं, वो स्पीशीज जिसमें प्रोटॉन का डिफरेंस हो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस कहलाती। तो दिस वन इज एन एसिड और ये उनका कॉन्जुगेट बेस है, या यूं कह लो ये बेस है, ये उसका कॉन्जुगेट जो उसके साथ पेयर में। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लेते हैं ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जब ये एक प्रोटॉन लूज करता है इट फॉर्म द बाइकार्बोनेट आयन। अब ये आपके पास, इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन, ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस। अब ये बातें याद रखनी, कॉन्जुगेट बेस है तो मैंने एसिड और कॉन्जुगेट बेस का आपको कर सकते। अब सर सुनना, ये मेरे पास ऊपर वाली में बात ही करूंगा। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं एक एसिडिक बफर ले रहा हूं एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के कॉम्बिनेशन से। मेरे पास इसमें जो चीजें आई जरा गौर से सुनना है। आपने एसिटिक एसिड को लिया, अब एसिटिक एसिड इसमें जाएगा, एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा CH3COOH आयोनाइज होगा, इट विल फॉर्म एसीटेट आयन along with H पॉजिटिव आयन। अच्छा जी, एक तो ये, पहले तो मैं एसिटिक एसिड इसको ही डिस्कस करूंगा, इसका काम क्या है। याद रखना, ये जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन बनता है ना, जैसे ये एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर का काम क्या है कि अगर कहीं से H पॉजिटिव आता है ना, कहां से आएगा H पॉजिटिव, किसी एसिड से आएगा, तो इस H पॉजिटिव को अकोमोडेट करे। अकोमोडेट का मतलब इस
H पॉजिटिव को कैप्चर करता जाए, पकड़ता जाए। और अगर कहीं से OH नेगेटिव आए, ये कहां से आएगा? ये जब आप बेस ऐड करते हैं तो ये इस OH को कैप्चर करे, अकोमोडेट करे। साधारण जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसके अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे तो फिर अकोमोडेट होते जाएंगे तो फिर इसकी pH डिस्टर्ब नहीं होगी। अब होता भला क्या है? होता यह है कि जब कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आप ऐड करते हैं ना तो एसिड H पॉजिटिव देता है। अब इस सॉल्यूशन में ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। ये आपने सिर्फ अभी एसिटिक एसिड को डाला है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, और कोई अभी सोडियम एसीटेट नहीं डाला, एसिटिक एसिड। तो अब अगर ये एसिड आए, एसिड H पॉजिटिव क्रिएट करेगा। अब ली शटल प्रिंसिपल के बगैर तो आप बात ही नहीं कर सकते। ये याद रखना है कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, हमारी सारी डिस्कशन का महवर और मरकज ही ली शटल प्रिंसिपल। तो जब आप एसिड को ऐड किया, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, तो इसके अंदर ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। जब हाइड्रोजन आयन यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन किस तरफ चल पड़ा? जितने हाइड्रोजन आयन आते जाएंगे वो एसीटेट आयन उनको कैप्चर करके एसिटिक एसिड में, यानी इसका मतलब हुआ कि इसमें ये जो एसीटेट आयन है ना, ये एसीटेट आयन ये हाइड्रोजन आयन को कैप्चर कर रहा है, इनको अकोमोडेट कर रहा है और ये वापस चला गया। अब आपके पास जब आप एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, यू नो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, और वीक एसिड जो है ये बहुत कम आयोनाइज होता है। मैं फर्ज कर रहा हूं अगर आप इसके 1000 मॉलिक्यूल लेना, 1000, उसमें से मैं फर्ज कर रहा हूं उसमें से 10 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए, बाकी ये कितने बचे? 990। ये कितने बन गए? 10। ये कितने बन गए? 10। अब ना ये इसके अंदर स्टेबलिश है। इसका मतलब है आपने जो एसिड डाला, चाहे वो HCl, चाहे वो चंद कतरे ही डाले, लेकिन उसने कोई 200, 400, 500 H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर दिए। अब जब इतनी ज्यादा मिकदार में H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो तो ये तो एसीटेट आयन तो सिर्फ 10 H पॉजिटिव को अकोमोडेट कर सकता है, बाकी जो इतने ज्यादा H पॉजिटिव आए उसको अकोमोडेट करने के लिए हमें मजीद एसीटेट आयन चाहिए। अब वो मैं मजीद एसीटेट आयन कहां से लाऊं? वो कहते हैं कि उसके लिए आप ये काम करो कि आप इसके अंदर एक और चीज भी डाल दो, और वो क्या है? वो चीज डाल दो जो आपको एसीटेट आयन दे, और वो क्या? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत ज्यादा आयोनाइज होता है, और जब ये आयोनाइज होगा तो ये फर्ज के आपने इसके 1000 मॉलिक्यूल लिए, सारे के सारे, तकरीबन सारे के सारे आयोनाइज हो जाएंगे, और जब ये सारे के सारे आयोनाइज हो जाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा मिकदार में एसीटेट आयन देंगे, बहुत ज्यादा। ये एसीटेट आयन कहां से आ रहे हैं? ये वाले, ये आ रहे हैं सोडियम एसीटेट की आयोनाइजेशन से। ये एसीटेट आयन जो ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर, वो आपको कौन दे रहा है? वो एसिटिक एसिड दे रहा है। इसका मतलब है जो मेन एसीटेट आयन है वो इससे आ रहे हैं, और ये लाजमी। अच्छा चलें, ये तो हो गया ना कि जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं, H पॉजिटिव को किसने अकोमोडेट कर दिया? एसीटेट आयन ने। अब अगर आप इसमें बेस ऐड करते हैं, व्हेन यू ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, अब इस बेस में क्या प्रोड्यूस हुआ? OH नेगेटिव। अब इस OH नेगेटिव को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? H पॉजिटिव। अब इस H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिला वाटर बना, वाटर। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती गई, यूज होता गया ना, कम होती गई। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो तो रिएक्शन किधर चल पड़ेगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है ये मजीद आयोनाइज होकर ये क्या प्रोड्यूस करता जाएगा? H पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला वीक एसिड ये H पॉजिटिव देता है, और वो H पॉजिटिव फिर इस OH नेगेटिव को अकोमोडेट करता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 एक्टिव स्पीशीज है। मैं असल काम की तरफ आता हूं, असल लफ्ज आपको देना चाह रहा हूं। हमारे पास इस सारे खेल में, जो बफर सॉल्यूशन का खेल है, इस सारे खेल में 2 एक्टिव स्पीशीज हैं, 2 प्लेयर्स हैं। एक H पॉजिटिव को अकोमोडेट कर रहा है, वो एसीटेट आयन है। एक OH नेगेटिव को अकोमोडेट कर रहा है, वो एसिटिक एसिड है। तो एक्चुअली अ बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, दिस वन, एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, और इसके कॉन्जुगेट बेस का, यानी बफर सॉल्यूशन क्या है? ये मैं कह रहा था ना, हकीकत क्या है। तो बफर सॉल्यूशन क्या है? दिस वन इज अ मिक्सचर ऑफ
वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, इसका ये मिक्सचर होता है। यानी इस खेल में असल जो एक्टिव स्पीशी है वो एसिटिक एसिड है CH3COOH, और दूसरी चीज वो एसीटेट आइन है। अब याद रखना है, एसिटिक एसिड किसको अकोमोडेट कर रहा है? एसिटिक एसिड अकोमोडेट कर रहा है OH नेगेटिव को। एसीटेट आइन किसको अकोमोडेट कर रहा है? यह अकोमोडेट करता है H पॉजिटिव को। जब आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं फिर ये एक्टिव हो जाता है, और जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करते हैं तो फिर ये एसिटिक एसिड आयोनाइज होकर एक्टिव हो जाता है। ये आपके पास नेक्स्ट एक और बहुत खूबसूरत बात, वो है हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन्स इक्वेशन। स्टूडेंट, हेंडरसन इक्वेशन जो है वो मैं लिखता हूं पहले। हेंडरसन इक्वेशन है कि pH, हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर्स, एसिडिक बफर्स के लिए मैं लिखता हूं pH दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये हेंडरसन इक्वेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेंडरसन इक्वेशन? क्या मकसद क्या है? दो बातें, मिक्स नहीं करनी, दो बातें। पहली क्या बात है, आपके पास ना ये एक बफर सॉल्यूशन बना पड़ा है। ये आपके पास बफर सॉल्यूशन है। मैं आपसे कहता हूं बेटा जी, ये जो आपके पास बफर सॉल्यूशन बना पड़ा है ना, इस बफर सॉल्यूशन की मुझे पीएच बताओ। आप मुझे कहते हैं कि सर इसकी पीएच 5.8 है, 5.8। अच्छा 87 है। आपको ये कैसे पता चला इसकी पीएच कितनी? एक्चुअली ना आप ना जब मुझे कहने लगते हैं ना कि सर इसकी पीएच इतनी है, आप पहले मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो आपने बफर बनाया उसको बनाते वक्त आपने सॉल्ट वो कितना लिया, उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, आपने जो एसिड लिया उसकी कंसंट्रेशन क्या थी। मैंने आपको बताया कि ये जो सॉल्यूशन बनाया इसके लिए मैंने सॉल्ट इतने मोल पर डीएम क्यूब लिया, मैंने एसिड इतने मोल पर डीएम क्यूब लिया। आपने वो जो मैंने कंसंट्रेशन बताई है ना, उसको यहां पुट करके आपको इसमें जो एसिड यूज हुआ उसकी पीके वो आपको लिटरेचर से मिल जाएगी। आपने कैलकुलेट करके मुझे इसकी पीएच बता दी। दूसरा तरीका, दूसरा ये कि आप बैठे हुए, मैं कहता हूं बेटा जी आप एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट ले लो और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे एक सॉल्यूशन बना दो जिसकी पीएच 4.8 हो, बफर सॉल्यूशन बना दो। यानी अब मैंने आपको कहा कि आपने बफर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी पीएच 4.80। आप इस इक्वेशन, यानी ये जो हेंडरसन इक्वेशन है ये दो तरह से हमें फैसिलिटेट करती है। जो बफर सॉल्यूशन बना हुआ है उसकी पीएच कैसे मालूम करनी है, या अपनी डिजायर्ड पीएच का बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं आगे अभी डिस्कस करता हूं, यानी मैं बफर हेंडरसन इक्वेशन इसको डिटेल से भी आपके साथ शेयर करता हूं। अब दूसरी तरफ आ जाओ, एग्जाम्पल नीचे ना आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल है, वो आप खुद इसमें, ये मैंने बहुत सारी बातें लिख दी। अच्छा दूसरी तरफ आ जाओ। अब दूसरी तरफ आपके पास इन्हीं चीजों को उल्ट करते जाओ। अगर इसकी पीएच 7 से लेस है, इसकी पीएच मोर देन 7 है। अगर आप एसिडिक बफर बना रहे हैं दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, जहां पे वीक एसिड और इधर आप क्या लेंगे, आप इधर लेंगे वीक बेस, मसलन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस, और भी बहुत सारे, एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई एसिड स्ट्रॉन्ग ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, उसके साथ इसका सॉल्ट बना लो। इसमें भी मैं बात करूंगा कि हकीकत ये नहीं है, असल बात और है। और वो असल बात वाला क्या है कि ये जो बफर सॉल्यूशन है, जैसे ना मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, मैं क्या कहूंगा, अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, इसका। और फिर आखिरी बात, जैसे मैंने एसिडिक बफर के लिए ये हेंडरसन इक्वेशन लिखी, बिल्कुल इसी तरह हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर के लिए अब ना थोड़ा सा अकल का भी इस्तेमाल करना है। इसी को मैं इधर मॉडिफाई करता हूं। मतलब देखो, एसिड के लिए हम पीएच की टर्म यूज करते हैं, बेस के लिए हम पीओएच। तो फिर ये आपके पास क्या बनेगा,
ये पीएच की बजाय ये आ गया पीओएच, ये बेस की बात हो रही है। ये पीकेए है ना, दिस टर्म इज फॉर एसिड्स, और फॉर बेस वी हैव द पीकेबी प्लस लॉग, इधर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वो सेम, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास बेस। ये जो मैंने इसमें चेंजेस किए ना, उनको आप ध्यान में रखेंगे, और जो पर्पसेस इसके थे वो ही इसका है। मैं दो टर्म्स आपको गोश गुजार करना चाहता हूं। पहली टर्म है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑन विच अ बफर रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, यानी बफर किस हद तक पीएच में चेंज को रेजिस्ट कर सकता है, यानी बफर किस हद तक चेंज इन पीएच को रेजिस्ट कर सकता है। बात क्लियर नहीं हो रही, क्या मतलब रेजिस्ट कर सकता है? मतलब आपके पास एक बफर सोल्यूशन है ना, उसमें आपने एक ड्रॉप एसिड का डाला, क्या उसकी पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं हुई? आंसर है नहीं। इसका मतलब है उसने एक ड्रॉप उसको अकोमोडेट किया, उसको कैप्चर कर लिया। अब आप एक और ड्रॉप दे, एक वक्त आएगा कि अब उसके अंदर सकत नहीं रही कि वो मजीद एडिशन ऑफ एसिड या बेस को अकोमोडेट कर सके, तो वो कितने ड्रॉप एसिड के या कितने ड्रॉप बेस के, किस स्ट्रेंथ वाला एसिड बेस उसको अकोमोडेट करता है, ये कौन बताता है? बफर पर। हम कहते नहीं बार दफा कि ये जो पुल है इसकी कैपेसिटी है कि ये इतना वेट बर्दाश्त कर सकता है। अगर आप इससे ज्यादा वेट, इससे ज्यादा लोड इसके ऊपर डालेंगे तो ये जो है ना, ये टूट जाएगा। वही बात इस तरह। तो बफर कैपेसिटी के कोई भी बफर सॉल्यूशन किस हद तक एडिशन ऑफ एसिड या एडिशन ऑफ बेस को टॉलरेट कर सकता है। अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने अब तक गोश गुजार किया। स्टूडेंट, बेस्ट बफर कौन से होते हैं? बेस्ट बफर्स, बेहतरीन बफर, बेस्ट बफर वो होता है जिसका टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है, यानी वो बहुत ज्यादा ड्रॉप एसिड या बेस के डालने तो हमने स्मॉल अमाउंट है ना, यानी उसको ज्यादा वो बर्दाश्त कर सकता है। मैं दो बातें करूंगा, हकीकत में वो एक ही है, मैं दो अंदाज में करूंगा। हम कहते हैं जी बेस्ट बफर वो है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ, अगर आप एसिडिक बफर की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर हो। क्या चाहता हूं मैं? ये कहना चाहता हूं कि मसलन आप ना कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH, ये लेते हैं 0.1 मोल पर DM क्यूब, ये एसिड की कंसंट्रेशन। आप इसका जो सॉल्ट है CH3COONA, सोडियम एसिटेट, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 मोल पर DM क्यूब लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एसिड और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन सेम लेंगे तो आपके पास जो बफर बनेगा दैट विल बी बेस्ट बफर, दैट विल बी एफिशिएंट बफर, शानदार किस्म का बफर। अच्छा, एक और भी बात हम कहते हैं कि वो बफर बेहतरीन होता है, ये बात एक ही है, अंदाज मुख्तलिफ है। वो बफर बेहतरीन होता है जिसमें pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू pKa ऑफ द एसिड, यानी बफर सॉल्यूशन की pH और जो एसिड है उसकी pKa बराबर होगी। ये दोनों मैंने लिखी थी, एक ही बात लिखी। अच्छा, कैसे है? देखो, हेंडरसन इक्वेशन क्या कहती है? हेंडरसन इक्वेशन कहती है, मैं हेंडरसन इक्वेशन की बात कर रहा हूं कि pH दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये आपके पास आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन। अब आपने क्या किया? आपने सॉल्ट और एसिड दोनों की कंसंट्रेशन सेम ले ली। जब सेम होगी तो ये कट करेंगे, जब आप इनको कट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1, और ये log 1। आपको पता है ना कि अगर log 1 हो तो वो 0 होता है, अगर log 10 हो तो वो 1 होता है, अगर log 100 हो तो वो 2 होता है। तो log 1 आया, log 1 का मतलब है 0, इसका मतलब है ये सारे का सारा फैक्टर क्या होगा? 0। और यूं pH किसके बराबर आ गई? pK। ये pH pK के बराबर तब आती है, pH pK के बराबर तब आती है जब आपके पास इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम। बहुत दफा आपको ना एमसीक्यू भी देते हैं। एमसीक्यू वो क्या देता है? एमसीक्यू वो देता है जनाब, आपके पास यही एमसीक्यू आ गया, आपके पास
कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इतनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट इतनी है, बताओ इनके कॉम्बिनेशन से जो बफर सॉल्यूशन बनेगा। उस साथ ही साथ एक और भी बताते हैं, वो कहते हैं, ये दो बातें बता के वो कहते हैं जी जनाब ये जो pKa ऑफ एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वो 4.74 है, ये भी आपको बता दिया। इसका मतलब है ये तीन चीजें आपको बताओ डाटा दे दी, ये अब पूछा गया है बताएं इनके कॉम्बिनेशन से जो बफर सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच क्या होगी। नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन की। अगर सॉल्ट और एसिड दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो जो pKa ऑफ एसिड होगी वही क्या होगी, पीएच। तो आप कहेंगे जी हाँ, एक मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। अगर वो कहे कि इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है, इसके कंसंट्रेशन 0.1 है, ऊपर 0.01 नीचे 0.1, फिर आपको यहां पे वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ना आपने काम करना है, ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। आपने ना ये एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट इसकी भी बात कर लो, फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट उसकी भी बात कर लो। आपको एसिटिक एसिड की पीके आनी चाहिए, फॉर्मिक एसिड की पीके आनी चाहिए, कार्बोनिक एसिड की पीके आनी चाहिए। ये जो 3-4 बेंजोइक एसिड उसको ले लो, बेंजोइक एसिड उसको ले लो, उसकी पीके आपको आनी चाहिए। ये 3-4 जो वीक एसिड है ना, इनकी इस तरह पीके बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आनी चाहिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उसकी आनी चाहिए, इनकी पीके बी भी आपको आनी चाहिए। इससे आप, और फिर आपको ये इक्वेशन जो है ना, हैंडरसन इक्वेशन, दोनों पे ग्रिप होनी चाहिए। आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पे ना खास तौर पर ये मेडिकल के स्टूडेंट जो है ना, ये थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ना इनका जो बेसिक मैथ वो बहुत वीक है। तो बहरहाल बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें बहुत बेहतर होती जाएंगी। मैं दो और अहम बातें आपके गोश गुजार करता हूं। आइए स्टूडेंट, बफर सॉल्यूशन के बारे में दो और बातें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहली बात, मैं ह्यूमन ब्लड की बात करता हूं। ह्यूमन ब्लड, इंसानी खून। ह्यूमन ब्लड अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला की जात ने ह्यूमन ब्लड को बफर सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ये बफर है, दिस वन इज अ बफर। हम सारा दिन एसिडिक बेसिक चीजें खाते रहते हैं, लेकिन हमारे ब्लड की पीएच एक खास हद से, खास रेंज से नहीं बढ़ती, क्योंकि आवर ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। हमारे ब्लड की पीएच जो है ना, वो 7.35 है, यानी स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली। अब याद रखना, अगर ये पीएच बढ़कर 8 हो जाए या ये कम होके 7 हो जाए, कम कब होगी एसिडिक चीजें, ज्यादा कब होगी बेसिक चीजें खाने से। अगर ये पीएच इस रेंज इससे ज्यादा हो जाए तो डेथ हो जाती है। अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक सिस्टम लगाया हुआ है, अगर पीएच यहां से कम होने लगती है 7.25 तक, बल्कि 30 तक ही, मैं 7.25 तक ही पहुंचती है, यह 7.20 तक ही पहुंचती है, तो हम कहते हैं कि एक बीमारी होगी जिसे हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ स्टमक। स्टमक मजीद एसिडिक कंटेंट्स को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, वो फौरन वोमिटिंग कर देगा। और इसी तरह अगर पीएच यहां पे कोई 7.45 से बढ़ जाएगी, फिर भी स्टमक जो है वो अब नई खुराक को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, फौरन उल्टी आ जाएगी। ये कुदरत का निजाम है, वो इस हद तक पीएच स्टमक जाने ही नहीं देता। लेकिन फिर भी अगर अब धक्के से ऐसी कोई हरकतें करते जाएं, खाते जाएं और कोई इसका एहतियात ना करें, तो डेफिनेटली फिर सवियर इलनेस होगी। लेकिन अगर फिर भी ना रुके, दैट एवेंचुअली कॉजेज द डेथ। ये एक बात। अब मैं जरा आपको बताना चाहता हूं, हमारे ब्लड में वो कौन सी एक्टिव स्पीशीज है, कौन सी एक्टिव स्पीशीज है जो इन तमाम चीजों को टॉलरेट कर रही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है कि हमारे ब्लड में ना H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, when it और एक और भी बात, when it loses a proton we have the bicarbonate ion. See, ये bicarbonate, this one is an acid, this one is conjugate base। ये हमारे पास इनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। ये वो एक्टिव स्पीशीज है, ये वो जो एक्चुअली एडिशन ऑफ एसिड को अकोमोडेट करती है, बाइकार्बोनेट। ये मैं सारे एमसीक्यू आपको बोल रहा हूं। नेक्स्ट हम बढ़ दो। नेक्स्ट मेरे पास है यूजेस ऑफ बफर्स। बफर्स के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस। मैं उनमें चंद एक बोलता हूं। पहली बात, ये जो बफर सॉल्यूशन है ना, ये बफर सॉल्यूशन जो है, ये
ये यूज होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, उसमें इस्तेमाल होता है। ये ना इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, मसलन पेपर है, पेपर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, डाइज है, मुख्तलिफ किस्म के आपके जो इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहां मेडिसिन बननी है, उन तमाम इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल। तीसरा, फूड डाइजेशन में, फूड डाइजेशन, हम कहते नहीं कि हमारा सलाइवा जो उसकी पीएच इतनी है, हमारे स्टमक में पीएच इतनी है, लिवर में पीएच इतनी है, इसका मतलब है हमारी फूड मुख्तलिफ जगहों पर एक डेफिनेट पीएच पे डाइजेस्ट हो रही होती है। और नेक्स्ट जो है ना, ये जो है ये प्रेजर्वेशन ऑफ फूड्स एंड फ्रूट्स, उसमें ये इस्तेमाल। रिसर्च में ये मैं यहीं पे लिखूंगा, रिसर्च में इसका बहुत ज्यादा काम है। रिसर्च में बफर सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा काम है। बिल्कुल इसी तरह ये जो मैंने ऊपर बातें की है ना, बफर सॉल्यूशन जो है वो फूड में, फ्रूट्स में, ये केमिस्ट्री में और अलाइड साइंसेज में इसका बहुत ज्यादा रोल है। केमिस्ट्री में कह रहा हूं, और फिर अलाइड साइंसेज जिसमें सॉइल साइंस है, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डिफरेंट किस्म के, उनमें न्यूट्रिशन है, उसमें ये सारे के सारे बफर, इनका बहुत ज्यादा रोल है। ये मैंने सारी जो बातें आपको बताई है ना, ऑल दिस इज अबाउट द बफर सॉल्यूशन।